इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अभी तक आप लोग पढ़ चुके हो कैसे आप लोग किसी केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हो और कैसे आप लोग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कुछ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को करवा भी सकते हो। उसके बाद आपने पढ़ा था कि आखिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। बेसिकली आपके पास तीन टाइप के सेल होते हैं, गैल्वेनिक सेल आपके पास होता है, रिवर्सिबल सेल होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। उसके बाद आपने पढ़ा था कि आखिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल टेबल क्या होती है। उसके आपने कुछ फीचर्स भी देखा था कि आखिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होने वाले हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होने वाले हैं, कैसे आप लोग उस टेबल को रीड करते हो और साथ में आप लोगों ने कुछ की पॉइंट्स भी लिखे थे जो कि आपको इन बेसिक के अंदर से याद करना था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर एप्लीकेशन क्या होती है आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की और कैसे आप लोग उसको यूज कर सकते हो। साथ में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो प्रीवियस ईयरली आपसे पूछे गए थे CSIR नेट के अंदर और आपके गेट एग्जाम के अंदर। स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 6 of electrochemistry and I hope कि आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को लेक्चर नंबर 1 से फॉलो करते हुए आए हो। अगर आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को लेक्चर नंबर 1 से देखोगे तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, वो सब कुछ आपको बड़े आसानी से समझ में भी आ जाएगा। क्वेश्चंस यहाँ से बहुत आसान आते हैं, IIT JAM के अंदर भी आसान आते हैं, CSIR नेट के अंदर भी आसान आते हैं और आपके गेट एग्जाम के अंदर भी आसान आते हैं। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले जो प्रीवियस ईयर से पूछे गए थे CSIR नेट के अंदर आपके गेट एग्जाम के अंदर। लेकिन उससे पहले हम लोग करने वाले हैं दो क्वेश्चन को जो मैंने आपको दिए थे लास्ट लेक्चर के अंदर। तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको दी थी दो रिएक्शन और इन रिएक्शन से आपको क्या लिखनी थी, हाफ सेल रिएक्शन को लिखना था। यानी कि आपके पास थी ओवरऑल सेल रिएक्शन, उससे आपको लिखना है कि एनोड के ऊपर क्या हो रहा है और कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है। और ये जो ओवरऑल सेल रिएक्शन थी इनको देखकर आप लोग नहीं बता पाओगे कि आखिर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। अब इस टाइप की रिएक्शन को कैसे सोल्व करना होता है वो मैं बता चुका हूं आपको लास्ट लेक्चर के अंदर। बट फिर भी अगर आप लोग सोल्व नहीं कर पाए हो तो डरने की कोई बात नहीं है। आज इस लेक्चर के अंदर मैं आपको दोनों क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपनी पहली रिएक्शन में। यहाँ पर लिखा हुआ है AgCl प्लस का I नेगेटिव गिव्स AgI प्लस का Cl नेगेटिव। अगर मैं यहाँ पर अपने हर एक एटम के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन करता हूं तो आपको पता है कि क्लोरीन के ऊपर बस क्या होता है, यहाँ पर नेगेटिव का 1 होता है। सारे के सारे हेलोजन के ऊपर नेगेटिव की 1 क्या होती है, बस ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अगर इसके ऊपर नेगेटिव का 1 है तो बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। I के ऊपर नेगेटिव 1 पहले से गिवन था। I को पता है कि I के ऊपर यहाँ पर क्या नेगेटिव 1 है, पर क्या प्लस का 1 हो जाएगा, पर क्या नेगेटिव 1 पहले से गिवन है। तो आपका जो सिल्वर है वो कहाँ जा रहा है, +1 से कहाँ जा रहा है, +1 के अंदर जा रहा है। आपका जो I है वो कहाँ जा रहा है, -1 से -1 के अंदर जा रहा है। आपका जो Cl है वो कहाँ जा रहा है, -1 से -1 के अंदर ही जा रहा है। तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है आपको पता नहीं चल रहा है। तो इस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड के अंदर और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर अपने मेटल को ऐड कर देना है। और जैसे ही आप लोग राइट हैंड साइड के अंदर और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मेटल को ऐड करोगे तो आप लोग बड़े आराम से देख पाओगे आखिर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर इस केस के अंदर देख पा रहे हो। अगर मैं यहाँ पर सिल्वर को ऐड करूंगा और क्योंकि मैं सिल्वर को यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर, इसका मतलब इस सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट आपस क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। यानी कि आपका जो सिल्वर है वो कहाँ पर जाएगा, अब 0 से जा रहा है +1 के अंदर, पास क्या हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इनके पास क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सेम उस तरीके से आपके पास यहाँ पर क्या है, Ag +1 के अंदर कहाँ जा रहा है, पास Ag 0 के ऊपर जाएगा, पास क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, पास क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो अब आप लोग ऑक्सीडेशन को भी और रिडक्शन को भी अलग अलग पहचान पा रहे हो। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि आखिर आपके लेफ्ट हाफ सेल के अंदर क्या हो रहा है। तो पता है कि लेफ्ट साइड में पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो Ag0 कहाँ जा रहा है, पास वो AgI के अंदर जा रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, आपका जो Ag वो कहाँ पर जाएगा, पास AgI के अंदर जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर भी I है तो आपको रिएक्शन को बैलेंस तो करना ही पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर भी आपको I को लेकर आना पड़ेगा। और आपको दिख रहा है रिटर्न के अंदर पास यहाँ पर क्या है, I नेगेटिव होता है। तो मैं इस I नेगेटिव को यहाँ से मैं कहाँ लिख दूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा। यानी कि I नेगेटिव को अब आपको यहाँ पर ऑक्सीडेशन के साथ लेकर चलना पड़ेगा क्योंकि आपको रिएक्शन को यहाँ पर बैलेंस भी करना है। अगर यहाँ पर I है तो आपके पास यहाँ पर भी I होना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पर I नेगेटिव आ गया, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव का 1 चार्ज आ गया, लेकिन यहाँ पर आपके पास कोई भी चार्ज नहीं है। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन को भी लगाना पड़ता है। अगर यहाँ पर सिर्फ एक नेगेटिव, मैं क्या लगाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को लगाऊंगा। और अगर आपके हाफ सेल रिएक्शन के अंदर इनसोल्यूबल साल्ट आ जाता है जैसे कि यहाँ पर आ गया है, तो इसकी नोटेशन किस तरीके से करते हैं ये मैं बता आपको लास्ट लेक्चर के अंदर, तो वहां से मैंने इस नोटेशन को भी कर रखा है। अब देखते हैं कि राइट हाफ सेल के अंदर पास क्या हो रहा होगा। तो राइट हाफ पास यहाँ पर क्या हो रहा है, पास रिडक्शन हो रहा है, पता है, यहाँ देख सकते हो आप लोग कि आपका जो यहाँ पर ये AgCl पास कहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर पास Ag के अंदर जा रहा है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, सबसे पहले लिखूंगा मैं कि आपका जो AgCl पर कहाँ जा रहा है, आपके पास Ag के अंदर जा रहा है। अब क्योंकि यहाँ पर Cl है, साथ में आपकी जो ओवरऑल सेल रिएक्शन गिवन है उसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर भी Cl
नेगेटिव है तो मैं उस Cl नेगेटिव को भी यहाँ पर ऐसा लिख दूंगा ताकि आपके एटम यहाँ पर बैलेंस हो जाए। उसके बाद चार्ज को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, इलेक्ट्रॉन को भी लगा दिया। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव है तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को लगा दूंगा। अब क्योंकि आपके पास रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन के अंदर भी आपके पास एक इनसोल्यूबल साल्ट है, तो रिडक्शन होते वक्त अगर आपके पास इनसोल्यूबल साल्ट आता है तो नोटेशन कैसे करते हैं आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास ऑक्सीडेशन होते वक्त आपका इनसोल्यूबल साल्ट आता है, नोटेशन आपको कैसे करनी है आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर आपके पास हो रहा होता है ऑक्सीडेशन और आपके पास इनसोल्यूबल साल्ट आ जाएगा तो आपको लिखना पड़ता है पहले मेटल को, फिर सोल्ट को और फिर एनायन को। लेकिन अगर आपके पास हो रहा है रिडक्शन, पहले लिखना पड़ता है आपको एनायन को लिखना पड़ता है, फिर आपको लिखना पड़ता है सोल्ट को, आपको लिखना पड़ता है मेटल को। तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आपको जो मेटल और जो एनायन है इसकी पोजीशन बस क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है। जैसे कि सिंपल भी आपके पास होता है कि ऑक्सीडेशन पास क्या होता है, रिवर्स होता है रिडक्शन का, सेम उस तरीके से आपके पास यहाँ पर भी रूल्स फॉलो होते हैं। तो अगर आपको लिखनी पड़ेगी कंप्लीट सेल नोटेशन, आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि आपके पास लेफ्ट के अंदर क्या हो रहा है और आपके राइट के अंदर क्या हो रहा है। और यहाँ पर भी आपके जो ये आयंस हैं ये आपके पास कहाँ पर है, आपके ब्रिज के पास में। इसको आपको हमेशा याद रखना है कि आपके पास जो आयंस होते हैं ये हमेशा ब्रिज के पास में ही आते हैं। अब क्योंकि इन आयंस के ऊपर सेम चार्ज है इसलिए मैं इसको मिलाकर एक्वस फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकता, आपको इसको इसी तरीके से लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं अपने सेकंड एग्जांपल को यहां पर देखता हूं तो उसके अंदर मुझे करना पड़ेगा, आपको अपने मेटल को करना पड़ेगा ऐड राइट हैंड साइड के अंदर भी और अपने लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी। इसके ऊपर हो जाएगी आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट 0 के बराबर। उसके बाद आप लोग ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को बड़े आराम से पहचान पाओगे। आपको इस तरीके से लिखना है आपके लेफ्ट के अंदर क्या हो रहा है, राइट के अंदर क्या हो रहा है। और अगर आपके पास ऑक्सीडेशन होते वक्त आपके पास यहाँ पर इनसोल्यूबल साल्ट आ जाएगा तो उसकी नोटेशन किस तरीके से करनी है आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके हाफ सेल रिएक्शन के अंदर कहीं पर भी इनसोल्यूबल साल्ट नहीं होता तो उसकी नोटेशन आप लोग किस तरीके से करते हो आपको बताइए। जैसे कि आपको जो यहाँ पर Fe3 पॉजिटिव कहां पर जा रहा है, Fe के अंदर जा रहा है, मैं क्या लिखूंगा इसको, मैं Fe3 पॉजिटिव कहां पर जा रहा है, Fe के अंदर जा रहा है। तो ये सब चीजें तो आपको पहले से ही आती है। तो कंप्लीट नोटेशन लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आखिर आपके पास लेफ्ट में क्या हो रहा है और आपके राइट के अंदर क्या हो रहा है, और स्टेट को भी आपको यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर भी आपके पास जो ब्रिज है इसके पास आपके पास क्या आने वाले हैं, आयंस आने वाले हैं। आपके पास यहाँ पर क्या है, एनायन, आपके पास यहाँ पर क्या है, कैटायन है। तो इन दोनों को आप लोग मिलाकर भी लिख सकते हो, यहाँ पर कह सकते हो FeOH3 लिख सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, साथ में एक्वस लगाना पड़ेगा क्योंकि आपके पास ये क्या है, आयन की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा एज ए इनसोल्यूबल साल्ट ही, आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ सॉलिड फॉर्म के अंदर ही। तो किस तरीके से आप लोग ओवरऑल सेल रिएक्शन से हाफ सेल रिएक्शन लिख सकते हो आपको आना चाहिए। इसके ऊपर आपके पास क्वेश्चन आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर के अंदर भी आ चुके हैं, आपके पास आने वाले साल के अंदर भी आ सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग आगे। मैंने यहाँ पर लिखी हुई है हेडिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और फर्स्ट पर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दैट ई नोट सेल मस्ट बी पॉजिटिव फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल। अगर आपको एक स्पॉन्टेनियस सेल बनाना है तो आपके ई नोट सेल को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है थर्मोडायनामिक्स से कि अगर आपके पास कोई स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन होती है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास जो डेल्टा जी होता है बस ये क्या होता है, हमेशा नेगेटिव ही होता है। आपको ये भी पता है कि आपके पास जो डेल्टा जी नोट होता है बस क्या होता है, माइनस का NF ई नोट के बराबर होता है। तो अगर आपके पास एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नोट हमेशा नेगेटिव होता है तो आपके ई नोट को हमेशा क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, क्योंकि आपका N और F हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। और इस एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन की वजह से आपके पास जो डेल्टा जी नोट है, आपका जो ई नोट है, स्पॉन्टेनिटी के लिए इनके साइन अपोजिट हो जाते हैं। अगर आपका डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होगा तभी आप रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। और अगर आपका डेल्टा जी नेगेटिव है तो आपके ई नोट को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी आप लोग एक स्पॉन्टेनियस सेल को बना सकते हो। इसके ऊपर से, इस कंसेप्ट के ऊपर से, इस पॉइंट के ऊपर से IIT जैम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और CSI या नेट के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं, आपको गेट एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ एक सैंपल क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ A, B एंड C आर गिवन एज। आपको यहाँ पर 3 स्पीशीज के लिए कुछ पोटेंशियल्स की वैल्यू गिवन है। इसके अंदर आपको रिडक्शन पोटेंशियल भी गिवन है और आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी गिवन है। आपको सबसे पहचानना है कि आपको SRP गिवन है या फिर आपको SOP गिवन है। SRP में आपस क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, SOP में क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो बेसिक आपको यहाँ पर क्या गिवन है, आपका जो A+2 से वो कहाँ जा रहा है, A में जा रहा है, यानी कि +2 से वो जा रहा है 0 के अंदर, यानी आपको यहाँ पर क्या गिवन है, आपको SRP की वैल्यू गिवन है। सेम उस तरीके बोल सकते हैं, यहाँ पर भी आपको गिवन है SRP की वैल्यू गिवन। आपको यहाँ क्या हो रहा है, आपके पास जो C है वो +2 से कहाँ पर जा रहा है, 0 के अंदर जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, आपका जो B है वो कहाँ पर जा रहा है, B+2 में जा रहा है, यानी कि 0 से आप लोग कहाँ जा रहे हो, +2 के अंदर जा रहे हो। और आपको यहाँ पर इसके ई नोट की वैल्यू गिवन है, यानी कि आपको गिवन है SOP, यानी गिवन है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू। तो सबसे पहले आपको अपने स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा SRP के अंदर, तभी आप लोग क्या कर पाओगे, इनको कंपेयर कर पाओगे। तो चेंज करना बहुत ईजी, आपको पता है कि इनका मैग्नीट्यूड आपस क्या होता है, सेम होता है, बस साइंस आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। अगर आपको ई नोट गिवन है B
बी से B+2 के लिए माइनस का 1.0 वोल्ट, तो अगर आपको लिखना पड़ेगा ई नोट ऑफ B+2 से B का क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपके पास मैग्नीट्यूड के पास क्या सेम होने वाला है, लेकिन साइन आपस क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर गिवन है नेगेटिव, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले सबके लिए SRP वैल्यू को लिखना है, और जैसे ही आप लोग SRP वैल्यू को लिखते हो, आप लोग SRP वैल्यू करो भूल जाओ। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दैट कैन वी कंस्ट्रक्ट द सेल एज A+2 के अंदर गया है और B+2 से कहां पर गया है, B में गया है, यानी कि आपके पास B क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, सब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और आपको पता है कि जिसकी SRP वैल्यू ज्यादा होती है उसका रिडक्शन होता है, अगर आपको सेल बनाना है स्पॉन्टेनियस। तो बेसिकली आपके पास यहां पर जो B है इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, SRP वैल्यू गिवन है प्लस का 1.0 वोल्ट, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपको, माइनस का 0.5 वोल्ट। ध्यान रखना कंपेयर करते वक्त आप लोग सिर्फ और सिर्फ SRP वैल्यू को लेकर चलते हो, जिसकी SRP वैल्यू ज्यादा उसका रिडक्शन होने वाला है। यहां पर आपके पास क्या हो रहा है, B का रिडक्शन हो रहा है, और SRP वैल्यू से लोग क्या बोल सकते हो, आपका जो B है उसका क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए। तो जिसका रिडक्शन होना चाहिए उसी का रिडक्शन आपके पास यहां पर हो रहा है, इसका मतलब आपका सेल कैसा है, स्पॉन्टेनियस है। इसका मतलब आप लोग इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ये आपके पास क्या होने वाला है, स्पॉन्टेनियस होने वाला है। अब जिस तरीके से हमने इस सेल को कर देखा है, सेम उस तरीके से आपको ये बाकी सेल्स को भी कर देखना है। आपको कर देखना है कि B से गया B2 पॉजिटिव के अंदर, A पॉजिटिव से गया है A के अंदर, A से गया है A2 पॉजिटिव के अंदर, C2 पॉजिटिव कहां गया, C के अंदर। आपको देखना है कि ये सारे के सारे सेल जो मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, इसके अंदर से कौन सा स्पॉन्टेनियस है और कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस है। जो भी आपका आंसर आ रहा है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, ताकि जो भाई सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं उनकी थोड़ी बहुत यहां पर क्या हो जाए, हेल्प हो जाए। उसके बाद मैंने यहां पर लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, मोर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल द रिस्पेक्टिव स्पीशीज विल मोर लाइकली टू रिड्यूस एंड इट विल बी द बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। थर्ड पॉइंट मैंने यहां पर लिखा हुआ है, मोर द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल द रिस्पेक्टिव स्पीशीज विल मोर लाइकली टू ऑक्सीडाइज एंड इट विल बी बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे कि मैंने यहां पर लिया हुआ है एग्जांपल, अगर मैं यहां पर लिखकर चलता हूं रिडक्शन पोटेंशियल को, कॉपर 2 प्लस से कहां पर जा रहा है, कॉपर में जा रहा है, +2 से कहां पर जा रहा है, 0 में जाने का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यानी कि आपको यहां पर क्या गिवन है, आपको SRP वैल्यू गिवन है कॉपर की। सेम उस यहां पर क्या हो रहा है, जिंक कहां पर जा रहा है, +2 जा रहा है, 0 के अंदर क्या गिवन, आपको यहां पर भी SRP वैल्यू गिवन है। अब अगर आप लोग इन दोनों की SRP वैल्यू कंपेयर करोगे तो देख सकते हो कि आपके पास जो कॉपर की SRP वैल्यू है वो आपके पास क्या ज्यादा है, यानी कि आपके पास ये क्या होगा, लाइकली टू रिड्यूस होने वाला है, लाइकली टू ऑक्सीडाइज होने वाला है। इसका मतलब अगर आप लोग जिंक को और कॉपर को लेकर एक स्पॉन्टेनियस सेल बनाना चाहते हो, तो आपके पास जो कॉपर है इसका पास क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है, यानी कहां पर रहेगा, कैथोड के ऊपर रहेगा, और ये पास कहां रहने वाला है, एनोड के ऊपर रहने वाला है। इस सेल को आप लोग पढ़ भी चुके हैं, उसको मैं क्या बोलता हूं, डैनियल सेल बोलता हूं। अब इस टाइप से आपके पास क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं, जैसे कि आपसे बोला जा सकता है दैट विच विल बी द बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको यहां पर कुछ वैल्यूज गिवन रखेगा, पोटेंशियल वैल्यू गिवन रखेगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, आपको जो भी पोटेंशियल वैल्यू गिवन है उसको आप लोग पहले SRP के अंदर कन्वर्ट कर लो। आपको यहां पर गिवन है Mn+7 से कहां पर जा रहा है, +2 में जा रहे हैं, क्या गिवन आपको यहां पर SRP वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। अब बस यहां पर क्या हो रहा है, Zn2+ से कहां पर जा रहा है, यानी कि यहां पर क्या गिवन है, SRP वैल्यू ही गिवन है। तो आपको पता है कि जिसकी SRP वैल्यू ज्यादा होती है वो उसका रिडक्शन होता है, वो क्या हो जाएगा, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो अगर आप लोग यहां पर इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करोगे, पास क्या होता है, माइनस का 0.76 आपका बड़ा होता है माइनस का 2.5 से, यानी कि आपके पास जिंक का क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है। और अगर जिंक का रिडक्शन होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। मैंने यहां पर आंसर भी लिखा हुआ है Zn। अब क्वेश्चन आपसे इस फॉर्म के अंदर भी पूछा जा सकता है, जैसे कि विच विल डिपोजिट ऑन कैथोड इजीली, और आपको यहां पर 3 वैल्यूज भी गिवन है। आपको यहां पर 3 हाफ सेल रिएक्शंस के लिए SRP वैल्यू गिवन है। बस यहां पर क्या है, कॉपर 2+ से कहां जा रहा है, कॉपर 0 में जा रहा है, Zn कहां जा रहा है, +2 0 के अंदर कहां जा रहा है, प्लस से कहां पर जा रहा है, 0 के अंदर जाना है, यानी कि तीनों का क्या गिवन है, SRP वैल्यू ही गिवन है। आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया है सिर्फ और सिर्फ दैट विच विल डिपोजिट ऑन कैथोड। आपको पता है कि कैथोड के ऊपर तो भाई रिडक्शन होता है, और रिडक्शन उसका होगा जिसकी SRP वैल्यू क्या होने वाली, सबसे ज्यादा होने वाली है। जिसकी SRP वैल्यू ज्यादा है उसका ज्यादा आसानी से रिडक्शन हो जाने वाला है, यानी कि वो ज्यादा इजीली कैथोड के ऊपर क्या होने वाला है, डिपोजिट होने वाला है। तो आपको पता चल रहा है यहाँ पर कि आपके पास 0.8 है, आपके पास जो वैल्यू है 0.8, या आपके पास क्या सबसे बड़ी है, यानी कि सिर्फ आपके पास यहाँ पर क्या होने वाला है, बड़े इजीली वो कैथोड के ऊपर क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पर इन तीनों को कंपेयर करोगे, और ये कंपैरिजन आप लोग कैसे पढ़ पा रहे हो, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ही पढ़ पा रहे हो, उसकी हेल्प से ही आप लोग ये सारी की सारी बातें जो है वो बता पा रहे हो। अब चलते हैं आगे और करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे प्रीवियस ईयरली CSI या नेट के अंदर, या फिर आपके गेट एग्जाम के अंदर। पहला क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है दैट द सेल वोल्टेज ऑफ डैनियल सेल इज 1.07 वोल्ट। आपको यहाँ पर सेल की नोटेशन भी गिवन है, Zn से ZnSO4, कॉपर सल्फेट से कॉपर, यानी कि पास यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर 2+ से कॉपर में जा रहा है, Zn पर कहां
जा रहा है Zn2+ के अंदर जा रहा है। इफ रिड्यूस पोटेंशियल ऑफ कॉपर 2+ टू कॉपर इज 0.3 वोल्ट, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Zn2+ टू Zn विल बी। तो बहुत इजी क्वेश्चन आता है, वो सिर्फ यूज करना है यहाँ पर दैट आपका जो E0 बस क्या होता है वो E0 R ऑफ कैथोड माइनस का E0 R ऑफ एनोड। आपको सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करना है। आपको E0 सेल की वैल्यू एज इट इज गिवन है, आपको गिवन है कि आपके पास जो रिड्यूस पोटेंशियल कॉपर आपस क्या होने वाला है, यानी कॉपर की वैल्यू गिवन है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जिंक की वैल्यू को निकालना है। तो जो भी आपका आंसर आएगा, मैंने यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है दैट माइनस का 0.73 वोल्ट आएगा। आप लोग यहाँ पर ऑप्शन को ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर माइनस का 0.73 वोल्ट भी गिवन है और आपको यहाँ पर प्लस का 0.73 वोल्ट भी गिवन है। आपको यहाँ पर माइनस का 1.14 वोल्ट भी गिवन है और आपको यहाँ पर प्लस का 1.14 वोल्ट भी गिवन है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के यहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस के नेगेटिव के साइन के अंदर ही गलती होती है और आपको दोनों ऑप्शन ही गिवन होते हैं। तो आपको ध्यान से करना है कि आपको कहाँ पर पॉजिटिव लेकर चलना है और कहाँ पर नेगेटिव लेकर चलना है। और बेसिक बहुत जरूरी है, प्लीज आप लोग बेसिक पर फोकस करो, तभी आप लोग इन क्वेश्चंस को बड़े इजीली कर पाओगे। अब एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है CSN 2014 का क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ पर 3 हाफ रिएक्शंस गिवन थी A, B और C और तीनों के कोरस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर E0 की वैल्यू भी गिवन है और तीनों हाफ रिएक्शन पर यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड हो रहे हैं और बस ये क्या है एरो के लेफ्ट हैंड साइड के अंदर बस क्या गिवन आपको यहाँ पर SRP वैल्यू ही ऑलरेडी गिवन है। यानी कि क्वेश्चन के अंदर आपको 3 हाफ सेल रिएक्शन के लिए SRP वैल्यू गिवन है। फिर पूछा गया है द ओवरऑल रिएक्शन फॉर द सेल्स इन द डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस चेंज वुड बी। आपको बताना है कि आपके पास जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उसके अंदर सेल की पोजीशन क्या क्या होने वाली है। आपको यहाँ पर ऑप्शन गिवन है सेल A एंड B F यहाँ पर रिड्यूस होने वाला है, सेल A एंड C F यहाँ पर क्या रिड्यूस होने वाला है। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे ऑप्शन यहाँ पर क्या है A एंड B है, यहाँ पर क्या है A एंड C, यहाँ पर क्या A एंड B, यहाँ पर क्या A एंड C है। यानी कि आपका जो A है उसको बना रखा है B के साथ भी, आपका जो A है उसको बना रखा था C के साथ भी। अब अगर आप लोग यहाँ पर इन गिवन वैल्यूज को ध्यान से देखते हो, यहाँ पर बता सकते हो कि आपके पास जो यहाँ पर ये C सेल है इसकी जो SRP वैल्यू है क्या है सबसे ज्यादा है, यानी कि रिडक्शन होने की सबसे टेंडेंसी क्या होने वाली है C की होने वाली है। उसके वापस क्या आने वाला है A आएगा, वापस क्या आने वाला है B आएगा। यानी कि अगर आप लोग सेल बनाने वाले हो A और B का तो A और B के अंदर बस क्या होने वाला है A का रिडक्शन होने वाला है। लेकिन अगर आप सेल बनाने वाले हो A और C का तो उस केस में बस A का क्या होने वाला है ऑक्सीडेशन होने वाला है। यानी कि जब A आपका B के साथ रहेगा तो उस केस में आपका जो A है वो क्या कर रहा होगा, रिडक्शन शो कर रहा होगा, यानी बस आयरन क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा होगा। तो बेसिकली जब A और B आपका कंबाइन हो रहे होंगे तो आपके आयरन क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा होगा। तो आपके पास ऑप्शन A सही हो सकता है। सेम उस तरीके से आपके पास यहाँ पर ऑप्शन बी में लिखा हुआ है दैट सेल A एंड B आपका Fe क्या रिड्यूस हो रहा है, तो आपका ऑप्शन बी क्या हो सकता है सही हो सकता है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी को और ऑप्शन नंबर डी को आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली काट सकते हो, क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्या गिवन है, आपको यहाँ पर गिवन है A और B के अंदर Fe का ऑक्सीडेशन गिवन, जो कि पॉसिबल नहीं है। आपने अभी देखा है कि आपका जो A है इसकी SRP वैल्यू ज्यादा है आपकी इस कंपेरिजन टू B, तो अगर इसकी SRP वैल्यू ज्यादा है तो इसका रिडक्शन ही होगा। और आपके पास यहाँ पर क्या है आयरन है, यानी कि बस आयरन का रिडक्शन ही होने वाला है। तो आपका जो आंसर है वो या तो A के अंदर होने वाला है या होने वाला है B के अंदर होने वाला है। अब लोग चलते हैं आगे। यहाँ पर लिखा हुआ है सेल A और C Fe रिड्यूस और सेल A और C Fe ऑक्सीडाइज। आपको पता है कि जब आपका A C से कॉम्बिनेशन कर रहा होगा तो आपके पास जो C की जो वैल्यू गिवन पास क्या ज्यादा है, यानी कि C अगर रिडक्शन होगा आपके पास A का क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और अगर आपके पास जो A है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका मतलब आपके पास जो आयरन पास क्या हो रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। मैंने लिखा हुआ है आंसर क्या क्या है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है। तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस को अप्रोच कर पूछा गया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। अब नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है कि आखिर इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। इस कंसेप्ट को आप लोग क्लास 11 से पढ़ते हुए आपको पता है कि आपके पास जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज वन दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सब्सटेंस और द सिस्टम, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी एक्सेट्रा। जैसे कि अगर आपके पास यहाँ पर कोई चैम्बर होता है और अगर मैं इस चैम्बर के अंदर किसी गैस को फिल कर देता हूं और उसके बाद मुझे इस चैम्बर का टेम्परेचर देखना है, मुझे देखना है कि आपके पास जो अंदर गैस भरी हुई है उसका टेम्परेचर कितना है। तो टेम्परेचर को मेजर करते वक्त अगर मैं इस पूरे चैम्बर को कंसीडर करूंगा और मैंने यहां से निकाला अगर टेम्परेचर आपस क्या निकला T1 निकल कर आ गया, तो अगर आपका टेम्परेचर T1 निकला है पूरे चैम्बर को कंसीडर करते हुए और अगर आप लोग कंसीडर करोगे सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर कोने को, तो आपका जो टेम्परेचर है वो क्या निकल आएगा, सेम ही निकल कर आएगा। यानी आपका जो टेम्परेचर है वो डिपेंड नहीं कर रहा कि आप लोग इस सिस्टम को पूरा कंसीडर कर रहे हो या फिर हल्का सा कंसीडर कर रहे हो। अगर मैं सिस्टम को थोड़ा कंसीडर करूंगा बस डेफिनेटली यहाँ पर क्या आने वाला है, कम गैस आएगी। अगर कम गैस आएगी तो उसका मास भी क्या रहने वाला है, कम रहने वाला है। लेकिन आपको जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो रहा है, चाहे आप लोग कम मास को लेकर चल लो चाहे आप लोग ज्यादा मास को लेकर चल लो। एक और एग्जांपल आप लोग समझ सकते हैं, जैसे मान लो पास यहाँ पर क्या है, आपके पास यहाँ पर एक लकड़ी का टुकड़ा है। अगर मैं इस लकड़ी के टुकड़े की डेंसिटी को निकालना चाहता हूं और उसकी डेंसिटी अगर आपके पास D1 निकल कर आई है और उसके बाद अगर मैं इस ब्लॉक को तोड़ देता हूं, मैं कह रहा हूं उसको 2 पार्ट में तोड़ दूंगा, आपके पास लकड़ी ऐसे बन जाएगी, 2 पार्ट में बन जाएगी।
जाएगी और मैं इन दोनों की डेंसिटी को भी निकालूं, बस वो क्या निकल कर आने वाली है, D1 ही निकल कर आने वाली है। यानी कि आपने अपने सिस्टम का, आपने अपने सैंपल का मास कम कर दिया है, मास को डिवाइड कर दिया है, लेकिन फिर भी आपकी जो प्रॉपर्टी है, डेंसिटी जो प्रॉपर्टी पर चेंज नहीं हो रही है, और जो प्रॉपर्टी आपके मास के बाद मास को चेंज नहीं हो रही है, उसमें क्या बोलता हूं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलता हूं। सेम उस तरीके से एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम डिपेंड्स ऑन द सिस्टम साइज और अमाउंट ऑफ मैटर इन द सिस्टम। जैसे कि मैं बात करता हूं मोल्स की, मान लो आपके पास जो मास है, आपके पास मान लो बात करता हूं मास की, तो आपके पास जो इस लकड़ी का मास 10 kg होगा, तो जब मैं इस 10 kg की लकड़ी को डिवाइड करूंगा 2 के अंदर, मास का क्या हो जाएगा, 5 kg, इसके बाद जाएगा 5 kg पास क्या आ जाएगा। यानी कि जब आपने अपने सिस्टम के साइज को छोटा किया तो आपके पास जो प्रॉपर्टी यानी कि मास एक प्रॉपर्टी वो चेंज हो गई, यानी कि मास के पास क्या एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। सेम उस तरीके से वॉल्यूम में पास क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, पास क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, लेंथ पास क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। यानी कि लेंथ, मास, वेट, वॉल्यूम पास क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। सेम उस तरीके पर टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी पास क्या होती है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इन दोनों प्रॉपर्टीज के बीच में आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि आपके पास जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी पास क्या होती है, मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है, पास क्या होती है, मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द सैंपल, वो साइज के सैंपल के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अगर आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा होगा, आपको डिवाइड करके देख लो, डेंसिटी आपके पास क्या आने वाली है, सेम ही आने वाली है। बट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द साइज। कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, वॉल्यूम, मास, साइज, वेट, लेंथ एक्सेट्रा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ऑर्डर, टेम्परेचर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सेट्रा। एग्जांपल के लिए मान लो कि आपके पास यहाँ पर क्या कोई केमिकल कंपाउंड है, आपके पास 5 ग्राम केमिकल कंपाउंड है और आपके पास 50 ग्राम वो सेम केमिकल कंपाउंड है। अगर आप लोग इस 50 ग्राम वाले सैंपल से मेल्टिंग पॉइंट लेकर आओगे और आप लोग इस 5 ग्राम वाले से मेल्टिंग पॉइंट लेकर आओगे, पास मेल्टिंग पॉइंट क्या निकलने वाला है, सेम निकलने वाला है। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड नहीं करता कि आप लोग जिस सैंपल को लेकर चल रहे हो उसका कितना मास आपने लेकर चला है, यानी कि उसके मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की और इंटेंसिव प्रॉपर्टी की खास बात यह है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर एडिटिव इन नेचर। जैसे कि अगर आपके पास यहाँ पर होता है लकड़ी का टुकड़ा, मैं इसको बोल के पास यहाँ पर टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा है, इसका हमारे पास यहाँ पर क्या है, 10 kg है। अगर मैं इस टुकड़े को कर देता हूँ ब्रेक, यानी कि मैं कर दूंगा 2 पार्ट में ब्रेक कर दूंगा, पास ये क्या हो जाएगा, 5 kg का पास ये हो जाएगा, बस क्या हो जाएगा, 5 kg का हो जाएगा। यानी कि जब आपके पास एक लकड़ी का टुकड़े को आपने तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, आपका जो 10 kg मास है वो 5 के अंदर डिवाइड हो गया। अब अगर मैं इन दोनों टुकड़ों को दोबारा से ऐड करूंगा, बस क्या हो जाएगा, इसका मास भी ऐड हो जाएगा। और मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं इन 2 टुकड़े को ऐड करूंगा तो पास मास भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी केस के अंदर ऐसा नहीं होता। जैसे कि मान लो पास यहाँ पर क्या है, 2 चैम्बर है, पास यहाँ पर क्या है, इसके अंदर भी गैस भरी हुई है, इसके अंदर भी गैस भरी हुई है। आपने इसका टेंपरेचर में से क्या निकल कर आया, T1 निकल गया, टेंपरेचर में से अपना क्या निकल गया, T2 निकल कर आ गया। जब आप इन दोनों चैम्बर को मिला दोगे, आपने क्या किया, गैस को मिक्स कर दिया, तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला कि इस चैम्बर का जो टेंपरेचर होगा फाइनल टेंपरेचर क्या हो जाएगा, वो T1 प्लस का T2 हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, उसका टेंपरेचर आप लोग अलग तरीके से निकालते हो। इंटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नहीं होती, बट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपकी एडिटिव होती है। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि आप लोग किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को किसी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइड कर उसको इंटेंसिव के अंदर चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि आपको जो डेंसिटी आपके पास क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। पता है कि मास क्या है, एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव है। आपके पास यहां पर क्या डेंसिटी, डेंसिटी पास क्या होती है, इंटेंसिव होती है। यानी कि अगर आप लोग एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को दूसरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से डिवाइड करते हो, बस क्या निकल जाती है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी निकल जाती है। व्हेन एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड बाय अनदर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट टर्न्स इनटू एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर एडिटिव इन नेचर, बट इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर नॉट एडिटिव इन नेचर। आपके पास जो डेंसिटी है वो एडिटिव नेचर की नहीं होती है। तो अगर आपको किसी 2 केमिकल रिएक्शन के लिए किसी इंटेंसिव प्रॉपर्टी को पढ़ना है, तो उनको पढ़ने के लिए पहले आपको उस प्रॉपर्टी को एक्सटेंसिव के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फॉर्मूला मैंने यहां पर लिखा हुआ है, दैट इज डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस का NFE नोट। ये फॉर्मूला आप सबको पता है। आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि आपके पास जो E नोट क्या बन जाएगा, ये E नोट बन जाएगा माइनस का डेल्टा जी नोट अपॉन में NF। अब आपका जो ये डेल्टा जी नोट होता है, बस ये क्या होता है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। आपने थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़ा था। यहाँ पर यहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, आप लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को किसी एक पर्टिकुलर इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका डेल्टा जी भी चेंज हो जाता है। किसी रिएक्शन से पूछता है कि डेल्टा जी पर मोल कितना है, डेल्टा जी पर 2 मोल कितना है। तो अगर आप लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस केस में आपको जो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। किसी रिएक्शन को मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि आपने उसका अमाउंट को डबल कर दिया। अगर अमाउंट को डबल करने से आपकी डेल्टा जी की वैल्यू चेंज हो रही है, इसका मतलब डेल्टा जी आपके पास क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। आपको पता है कि मास आपके पास क्या होने वाला है, हमेशा एक्सटेंसिव होने वाला है, यानी कि मोल आपके पास क्या होने वाला है, एक्सटेंसिव होने वाली है। यानी कि ये भी एक्सटेंसिव, ये भी एक्सटेंसिव। और जब आप लोग डेल्टा जी नोट को n से डिवाइड कर दो, यानी कि जो एक्सटेंसिव है उसको डिवाइड करते हुए एक्सटेंसिव, तो जो बनने वाली प्रॉपर्टी होती है बस ये कैसे हो जाएगी, इंटेंसिव
प्रॉपर्टी हो जाएगी। यानी कि आपका जो होता है ई नोड यानी कि जो ईएमएफ होता है यह आपके पास क्या होता है एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। और इसके ऊपर से गेट के अंदर एक क्वेश्चन आ चुका है, जैसे क्वेश्चन पूछा गया था दैट गिवन दैट Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव Fe2 पॉजिटिव, और आपको यहां पर ई नोड की वैल्यू भी गिवन है, Fe3 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव के अंदर गया है, वैल्यू गिवन है 0.771 वोल्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई नोड ऑफ द बिलो रिएक्शन की सिर्फ और सिर्फ यहां पर रिएक्शन क्या कर दिया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 3Fe प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स 3Fe प्लस 2। अब आपकी रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो क्या आपके ई नोड के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? तो उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपका ई नोड क्या होता है एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी का आपके मास के ऊपर कोई भी लेना देना नहीं होता। चाहे आप लोग बात कर लो यहाँ पर 1 मोल की बात कर लो, 2 मोल की बात कर लो, 3 मोल की, 10 मोल की, 20 मोल की, आपके ई नोड के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है गेट के अंदर, यहां से नेट के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, और IIT जैम के अंदर भी आपस से क्वेश्चन आ सकता है। तो बेसिक इसके अंदर क्या हो जाएगा, आपके पास आंसर हो जाएगा इसका 0.771 वोल्ट ही। आपके ईएमएफ के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप लोग अपनी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते हो, चाहे किसी भी इंटीजर में मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 से कर लो, 4 से कर लो, 5 से कर लो, आपके ई नोड के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आपको याद रखना है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपके मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती, लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपके मास के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप लोग एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को दूसरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से डिवाइड कर देते हो तो क्या बन जाती है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। और ई नोट एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, डेल्टा जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मोल मास वॉल्यूम पास क्या होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ही होता है। तो आपके पास यहां पर समझ सकते हो जो ई नोट है वो आपके पास मास के ऊपर डिपेंड नहीं करने वाला है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका जो फॉर्मूला था ई नोट सेल का, उसका प्रूफ क्या होता है, उसको हम लोग प्रूफ करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ डेल्टा जी, जो कि क्या होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। जब भी आप लोग दो हाफ सेल रिएक्शन को ऐड कर रहे होते हो तो वहां पर आप लोग ईएमएफ को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, लेकिन डेल्टा जी को आप लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, क्योंकि डेल्टा जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और ईएमएफ एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इसको हम लोग समझने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ डैनियल सेल। सेल की नोटेशन मैंने यहां पर लिखी हुई है, Zn से Zn2+ के अंदर गया, कॉपर 2+ से कॉपर के अंदर गया। इस नोटेशन से आप लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन को बड़ा आराम से लिख सकते हो। Zn से Zn2+ के अंदर गया, प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2+ से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कहां चला गया, वो कॉपर के अंदर चला गया। आपको पता है कि अगर आपको इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डेल्टा जी को फॉर्मूला बस क्या बन जाएगा, डेल्टा जी नोट रिजल्ट बस क्या होता है माइनस का NF ई नोट सेल होता है। अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर एक पर्टिकुलर हाफ सेल रिएक्शन की, उस पर्टिकुलर हाफ सेल रिएक्शन का क्या हो जाएगा ई नोट यहां पर लेकर चलना पड़ेगा। अगर मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर हाफ सेल रिएक्शन की, तो Zn पास कहां पर जा रहा है, Zn2+ के अंदर जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है, यानी कि 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर हो रहे हैं। इनके पास n की वैल्यू पास क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। F को मैं थोड़ी देर के लिए Fe रहने देता हूं, पास क्या हो जाएगा ई नोट ऑफ Zn से Zn2+ आप लोग यहां पर जा रहे हो, Zn से कहां पर जा रहे हो, Zn2+ के अंदर जा रहे हो। अगर आप लोग किसी हाफ सेल रिएक्शन के लिए लिख रहे हो डेल्टा जी नोट को, तो आपके पास जो यहां पर ई नोट होगा बस क्या हो जाएगा उस पर्टिकुलर हाफ सेल रिएक्शन का ही हो जाएगा। सेम उस तरीके से अगर आपको इस हाफ सेल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नोट को लिखना है तो क्या लिखोगे उसको डेल्टा जी नोट ऑफ 2, या बस क्या बन जाएगा इलेक्ट्रॉन बस यहां पर क्या है 2 मोल, यहां पर क्या लिखोगे n की वैल्यू 2 हो जाएगा। F को F रहने दो, बस क्या बन जाएगा ई नोट ऑफ कॉपर 2+ से कहां पर जा रहा है, कॉपर के अंदर जा रहा है। तो आपके पास यहां पर डेल्टा जी1 नोट भी आ गया, आपके पास यहां पर डेल्टा जी2 नोट भी आ गया। अगर मैं यहां पर इन दोनों रिएक्शन को करने वाला हूं ऐड, तो जैसे ही मैं इसको ऐड करूंगा बस क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन का जब रिएक्शन बन जाएगी, Zn+ का कॉपर 2+ गिव्स Zn2+ का कॉपर। अगर आपको इस ओवरऑल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नोट को लिखना है क्या लिखोगे उसको डेल्टा जी नोट ऑफ 3 इज इक्वल टू माइनस का 2Fe टोटल। मैंने यहां पर 2 क्यों लगाया, क्योंकि पता है कि आपके पास यहां पर क्या हो रहा है 2 मोल इलेक्ट्रॉन बस क्या हो रहा है ट्रांसफर हो रहे हैं, तो n की वैल्यू बस क्या हो जाएगी यहां पर 2 हो जाएगी। F को भी F रहने दो, बस ये क्या बन जाएगा ई नोट टोटल बन जाएगा, बस क्या बोल सकता हूं मैं ई नोट सेल भी बोल सकता हूं। अगर मैं बात कर रहा हूं हाफ सेल रिएक्शन की, तो मैं लिखता हूं क्या हाफ सेल का पोटेंशियल कितना है। मैं बात कर रहा हूं पूरी रिएक्शन की, मैं क्या लिखने वाला हूं बस ई नोट सेल, ई नोट टोटल बस कितना होने वाला है। अब आपको ये पता है कि आपके पास जो डेल्टा जी होता है बस क्या होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, या बस क्या होती है एडिटिव होती है, यानी कि डेल्टा जी3 का नोट बस क्या हो जाएगा डेल्टा जी1 का नोट प्लस का डेल्टा जी ऑफ 2 का नोट, इसकी वैल्यू पुट कर लो, बस क्या बन जाएगा माइनस का 2Fe टोटल इज इक्वल टू माइनस का 2Fe नोट ऑफ Zn2+ गया, प्लस का माइनस का 2Fe नोट कॉपर 2+ से कहां गया कॉपर के अंदर चला गया। अब मैंने क्या किया है इस माइनस से इस माइनस मैंने यहाँ पर क्या कर दिया काट दिया है, मैंने क्या कॉमन लेके काट दिया। सेम मैंने यहाँ पर 2 भी काट दिया, 2 से 2 भी कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा। F भी मैंने यहाँ पर क्या कर दिया काट दिया, बस क्या बच जाएगा आगे बस बच गया ई नोट ऑफ टोटल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ Zn2+ प्लस ई नोट ऑफ कॉपर 2+ से कॉपर। अभी आप पास क्या गिवन है, आपस गिवन है SRP वैल्यू, लेकिन यहाँ पर क्या गिवन है, आप गिवन है SOP वैल्यू। तो पहले हम क्या करने वाले हैं अपनी SOP को अपनी SRP के अंदर चेंज करेंगे। जब मैं उसको चेंज करूंगा आपको क्या लाना पड़ेगा एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लाना पड़ेगा, और आपको वैल्यूज को भी चेंज कर देना है। क्या करना पड़ेगा आपको नेगेटिव ऑफ ई नोट ऑफ Zn2+ से कहां चला गया वो Zn के अंदर चला गया, और अब आपका जो फॉर्मूला वो भी ड्राइव यहां पर हो जाएगा। क्या बन जाएगा ई नोट क्या बन जाएगा ई
नोट ऑफ कॉपर प्लस 2 गिव्स कॉपर माइनस का ई नोट जेन 2 प्लस का जेन। मैंने क्या किया, मैंने इसको लिख दिया इधर की तरफ, मैंने इसको कर दिया इधर लिख दिया, फॉर्मूला पर बन जाएगा। यहाँ पास क्या गिवन है, वो गिवन है SRP वैल्यू ऑफ कॉपर, यहाँ पर गिवन है SRP वैल्यू ऑफ जिंक। आपको पता है कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है कहां पर, एनोड के ऊपर हो रहा है। यहाँ मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ ई नोट ऑफ आर ऑफ एनोड, ई नोट ऑफ आर ऑफ कैथोड। मैं क्या कर दिया, अपने फॉर्मूले को कन्वर्ट कर दिया रिडक्शन इन पोटेंशियल के अंदर, यानी कि इस तरीके से अपने फॉर्मूले को डिराइव करते हो। ध्यान रखो कि आपने जब रिएक्शन को ऐड किया है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपने डेल्टा जी की वैल्यू को ऐड किया है, आपने वहां पर ईएमएफ को डायरेक्टली ऐड नहीं किया है। ईएमएफ को आपने डायरेक्टली इसीलिए ऐड नहीं किया, बस ईएमएफ क्या होता है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, लेकिन डेल्टा जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, उसको आप डायरेक्टली कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो। अब जो सेल हमने यहाँ पर सोल्व किया है, इस सेल के यहाँ पर देख सकते हो कि आपके पास जब ऑक्सीडेशन हो रहा था, यहाँ पर क्या था, आपके पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, आपके पास यहाँ पर क्या 2 इलेक्ट्रॉन थे, आपके पास यहाँ पर भी क्या थे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कट गए थे। यानी कि आपके पास जो हाफ सेल रिएक्शंस थी और आपके पास जो ओवरऑल सेल रिएक्शन थी, इसके अंदर आपके पास यहाँ पर क्या था, 2 था, यानी कि आपके पास जो नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थे ये आपके पास सेम थे। अगर ये सेम है तो आप इसको इस फॉर्मूले के अंदर बड़े इजीली काट पा रहे थे, लेकिन अगर आपके पास ये सेम नहीं होंगे तो आप लोग इसको इस तरीके से काट नहीं पाओगे, और वहां पर आपको इस इनो टोटल को बड़े तरीके से निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है कि अगर आपके पास हाफ सेल रिएक्शंस के अंदर इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होते हैं तो उस केस के अंदर आप लोग कैसे अपने ई नोट सेल को निकालते हो, जो हम लोग सीखने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को आप लाइक कर सकते हो। चैनल के ऊपर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशंस भी आप तक टाइमली पहुंच पाए। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।